नमस्कार दोस्तों। तो हम क्राउन समान ज्ञान देख रहे थे और अभी हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है। इसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य में हम औरंगजेब से आज सारे कंटेंट को देखेंगे। ये लास्ट वीडियो है मध्यकालीन इतिहास से संबंधित और साथ ही साथ मुगल साम्राज्य से संबंधित भी। तो सबसे अब लास्ट जो बिंदु है औरंगजेब के शासनकाल के बारे में देखना है। तो औरंगजेब का शासनकाल दरअसल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा है। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह राविया बीवी से हुआ था। उसका राज्याभिषेक दो बार हुआ। पहला हुआ था राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में और दूसरा दिल्ली में हुआ है। कब? 15 जून 1659 ईस्वी को। वह अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर बैठा। तो इतना लंबा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लेना काफ़ी है। जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए सहदारी, सहदारी का मतलब क्या? आंतरिक पारगमन शुल्क। और पानदारी, पानदारी का मतलब व्यापारिक चुंगी। तो सहदारी और पानदारी आदि करों को समाप्त कर दिया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सहदारी और पानदारी कर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत किसने समाप्त किया, तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने देश को दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहा। किसने? औरंगजेब ने। उसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाया। नौरोज का आयोजन, सार्वजनिक संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब पीने तथा जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इतने सारे चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। शराब पीने पर भी कहाँ गया? शराब पीने पर भी बिहार में भी शराबबंदी है। और सार्वजनिक संगीत समारोह जो होता है, तो यानी म्यूजिक फेस्टिवल नहीं होता था। भांग उत्पादन, फिर नौरोज का आयोजन, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सब प्रतिबंधित हो गया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया और 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को भी समाप्त कर दिया। उसने 1679 में जजिया कर पुनः लगा दिया, लेकिन 1704 ईस्वी में दक्कन से यह कर हटा लिया गया। आगे क्या है? उसके काल में सर्वाधिक रुपये की ढलाई हुई। अपने अंतिम काल में ढाले गए सिक्कों पर मीर अब्दुल वाकी शाहवई द्वारा रचित एक पद्य अंकित करवाया। औरंगजेब ने जिंदा पीर एवं शाही दरवेश भी, अच्छा, औरंगजेब को जिंदा पीर एवं शाही दरवेश भी कहा जाता है। औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी और उसी के समय मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी। तो सिक्कों की ढलाई, हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति और मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक औरंगजेब के समय थी। औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह, तो अफगान विद्रोह 1667 ईस्वी में, जाट विद्रोह 1679 ईस्वी में, 79 ने 69 1669, सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में, बुंदेला विद्रोह 1681 ईस्वी में, शहजादा अकबर का विद्रोह 1681 ईस्वी में, औरंगजेब का विद्रोह 1686 ईस्वी में और राजपूतों का विद्रोह 1679 से 1709 ईस्वी में, सिख विद्रोह 1675 ईस्वी में। आगे है औरंगजेब की दक्कन नीति के बारे में। तो औरंगजेब शाहजहां के काल में 2 बार दक्षिण का सूबेदार रह चुका था। 1682 ईस्वी में अपने पुत्र शहजादा अकबर का पीछा करते हुए वह दक्षिण भारत पहुंचा और फिर कभी उत्तर भारत नहीं आ सका। यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। उसने 1685 ईस्वी में बीजापुर, ध्यान रखना है 1685 ईस्वी में बीजापुर और 2 साल बाद 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कुछ अन्य तथ्य भी है इससे संबंधित, जैसे कि औरंगजेब के काल में मथुरा का केशव मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और पाटन का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। उसने तिलपट के युद्ध में जाटों को परास्त किया। उनके नेतृत्वकर्ता गोकुल को पकड़कर मार डाला। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने अपनी पत्नी राविया उद्दरौनी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया, जिसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है।
औरंगजेब ने केवल एकमात्र ग्रंथ का संरक्षण प्रदान किया हुआ था, फतवा-ए जहांदरी। उसने न्याय और कानून पर एक पुस्तक फतवा-ए आलमगीरी की रचना कराई। औरंगजेब ने मराठों पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की। राजा जय सिंह और शिवाजी में 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी और उसका पुत्र संभाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए तो औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया, किंतु शिवाजी वहां से भागने में सफल रहे। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राठौरों ने दुर्गादास के नेतृत्व में युद्ध जारी रखा। दुर्गादास राठौरों के युद्ध का जीवन और आत्मा सिद्ध हुआ। टॉड ने दुर्गादास को राठौरों का यूलिसेस कहा है। तो ये कर्नल टॉड के बारे में बताया जा रहा है। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी। औरंगजेब ने मुहतसिम नामक अधिकारी नियुक्त किए ताकि वह जान सके कि शरीयत का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है। आगे है, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हो गई। उसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया था। अब ये औरंगजेब के बारे में समाप्त हो गया। थोड़ा सा मुगल शासन व्यवस्था के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे कि सबसे पहले ये केंद्रीय शासन क्या है। तो मुगल शासन व्यवस्था नियंत्रण व संतुलन पर आधारित थी। मुगल बादशाह राज्य का प्रधान था। उसके बाद वकील मुतलक का पद था। तो अब कुछ प्रमुख अधिकारी के बारे में देख लेते हैं। जैसे मीर बख्शी, तो यह सेना विभाग का प्रधान था। उसके द्वारा सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना का मासिक वेतन निर्धारित होता था। फिर आगे क्या है, सद्र उस सद्र। तो सद्र उस सद्र के बारे में कुछ है बातें। वह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार था। इसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। जब कभी इसे मुख्य काजी का पद प्राप्त हो जाता था तो उसे काजी उल कुजात कहा जाता था। वह लगान मुक्त भूमि का भी निरीक्षण करता था। इस भूमि को सयूर गाल या मदद ए मास कहा जाता था। अब फिर मुहतसिब क्या है, तो वह लोक आचरण के निरीक्षण करता जो होते थे, मतलब लोक आचरण देखने वाला जो अधिकारी होता था, उसे ही कहते थे मुहतसिब। फिर एक है मीर ए सामा, तो वह बादशाह के परिवार, उसके महल और उसकी व्यक्तिगत और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की देखभाल करता था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मुहतसिब मीर ए समा भी हमने देख लिया ना। वह बादशाह के परिवार, उसके महल और उसकी व्यक्तिगत और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की देखभाल करता था। कौन? मीर ए समा। अब मीर आतिश के बारे में देखते हैं। तो वह शाही तोपखाने का प्रधान होता था। कौन? मीर आतिश। दरोगा ए डाक चौकी एक होता था। इसके अधीन राज्य के गुप्तचर और संवाद वाहक थे। आगे है मीर मुंशी, तो वह शाही पत्रों को लिखता था। मीर वहर आंतरिक जलमार्गों एवं नौसेना का अधिकारी होता था। प्रांतीय प्रशासन कैसा था? तो एक सूबेदार होता था जो प्रांतीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। एक दीवान होता था सूबे का वित्त अधिकारी को, जैसे कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, उसे दीवान कहते थे उस समय। फिर बख्शी एक होता था सूबे की सेना की देखभाल करने वाला, जैसे जब क्या होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो उस समय बख्शी होता था। फिर वाकिया नवीस, तो सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड होता था वाकिया नवीस। आगे देखते हैं कोतवाल के बारे में। तो कोतवाल एक अधिकारी होता था। सूबे की घटनाओं को नियंत्रित करने वाले को कोतवाल कहते थे। सदर ए काजी, तो सूबे का न्याय अधिकारी को सदर ए काजी कहते थे। कुछ और हैं, जैसे कि अच्छा, वहाँ कैसे किस हिसाब से प्रांत बटा हुआ होता था। तो साम्राज्य से नीचे, साम्राज्य मतलब सूबा में बटा होता था। सूबा सरकार में, सरकार उसमें जिले को कहा जाता था। और फिर जिला परगना में, परगना दस्तुदर में, फिर दस्तुदर ग्राम में, और ग्राम के ग्राम मतलब मावदा या दीह भी कहते थे ग्राम को। अब आगे देखते हैं सरकार जो है मतलब कि जिला। तो जिला का शासन कैसे होता था? तो एक जिले में होता था फौजदार जो कानून व्यवस्था की देखभाल करता था। दूसरा होता था अमल गुजार जो लगान वसूल करता था। और एक होता था खजानदार जो खजांची होता था। अब परगना का शासन कैसा होता था? तो परगना, तो पहले ये देख लीजिए, परगना क्या, जिले को परगना में बांटा जाता था। तो परगना का जो हेड होता था उसको बोलते थे सिकदार, जो परगना का सैनिक अधिकारी होता था। आमिल जो परगना का वित्त अधिकारी होता था। फिर फौजदार, तो ये परगना का खजांची होता था। कानूनगो पटवारियों का प्रधान होता था। नगर प्रशासन कैसा होता था? तो कोतवाल नगर के शासन का प्रधान होता था।
फिर गांव का शासन देख लेते हैं। तो गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था मुगल शासन के समय। भूमि के प्रकार भी होते थे, तो जैसे कि 4 तरह के भूमि यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है पोलज, वह भूमि जिस पर हर वर्ष खेती होती थी उसे पोलज कहते थे। फिर एक है परती, उर्वरता प्राप्त करने के लिए 1-2 वर्ष बिना बोए छोड़ दिया जाता था। इसे 3-4 वर्ष तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था। किसे? चाचर को। तो परती को 1-2 वर्ष बिना बोए छोड़ दिया जाता था, जबकि चाचर को 3-4 वर्ष तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था। फिर एक है बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी। कृषक वर्ग, तो कृषकों को 3 वर्ग में बांटा गया है। एक है खुद कास्ट, दूसरा है पाही कास्ट और तीसरा है मुजारियान। तो खुद कास्ट किसे कहते थे? जो खेतीहर किसान होते थे। पाही कास्ट किसे कहते थे? तो बटाईदार के रूप में काम करने वाले किसान को पाही कास्ट कहते थे। मुजारियान, तो खुद कास्ट से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे, उसे मुजरियान कहते थे। अब इधर देखते हैं भूमि के आधार पर भूमि का विभाजन। तो खालसा भूमि एक होता था, यह शाही भूमि थी दरअसल, और जागीर भूमि एक होता था, जो प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहते थे। फिर एक सयूरगाल है। सयूरगाल क्या होता है? तो इसे मदद ए मास भी कहते हैं। सयूरगाल भूमि को मदद ए मास भूमि, अनुदान में दी गई लगान मुक्त भूमि को सयूरगाल या मदद ए मास भूमि कहते थे। इसे मिल्क भी कहा जाता था, मिल्क। अब देखते हैं आगे। एक दहसाला व्यवस्था था मुगल शासन में। क्या था दहसाला व्यवस्था? तो इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो नगद रूप में होता था। इस प्रणाली में 1/10 भाग हर साल वसूला जाना था, जिसे माल ए दह हर साला कहा जाता था। अब आगे देखते हैं। अच्छा, सैन्य व्यवस्था के बारे में भी कुछ बिंदु देख लेते हैं। मुगल सेना को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला था अधीनस्थ राजाओं की सेनाएं, दूसरा है मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां और तीसरा है अहदी। अहदी यानी सैनिक, बादशाह के सैनिक को अहदी कहते थे। फिर है दाखिली सैनिक, जो पूरक सैनिक होता था। तो ये समाप्त हो गया आपका मुगल। अब एक और लास्ट चैप्टर बचा है, छोटा सा है 1.5 पेज का, मराठों का उत्कर्ष। तो देख ही लेते हैं इसको भी, मराठों का उत्कर्ष संबंधित जो कंटेंट है। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें मराठों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले शिवाजी के बारे में देखते हैं। शिवाजी का शासनकाल 1627 से 1680 ईस्वी तक रहा है, और जन्म 1627 में हुआ था दरअसल शिवाजी। अच्छा, शासनकाल नहीं है, शिवाजी का मतलब काल है। तो 1627 में तो इनका जन्म हुआ है। पूना के उत्तर में स्थित जुन्नार नगर के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। आगे है, आरंभ से ही शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। उनका मूल उद्देश्य दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और उनके शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा। उनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। आगे 25 जनवरी 1656 में ईस्वी में शिवाजी ने जावली पर विजय प्राप्त की। शिवाजी की विस्तारवादी नीति पर रोक लगाने के लिए 1659 में बीजापुर राज्य में ने अफजल खां को भेजा, किंतु शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी। आगे है 1660 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजा गया। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी चुपके से पूना में प्रवेश कर गए और रात को शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां इस आक्रमण से घबरा कर भाग गया। फिर आगे क्या है? आगे है 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने वज्रगढ़ को जीतकर शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। अंततः शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 24 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी ने 23 किले और 10 लाख खून की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी। शिवाजी के पास केवल 12 किले ही बचे थे और शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा भी किया। 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए, जहां
औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन आगरा में नजरबंद रखा, परंतु चतुराई से शिवाजी वहां से भागने में सफल हुए। 16 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को 53 वर्ष की आयु में हो गई। शिवाजी के से संबंधित जो प्रशासन था वो क्या है, तो राजा या छत्रपति होता था। राजा की संपूर्ण शक्तियां शिवाजी में केंद्रित थी। वह राज्य के अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति थे। उन्होंने मराठी को शासन की भाषा बनाया और उसकी प्रगति के लिए रघुनाथ पंडित हनुमंते के नेतृत्व में एक शब्दकोश, राज्य व्यवहार कोश लिखवाया था। अब अष्टप्रधान क्या था शिवाजी के काल में, तो शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे। पहला होता था पेशवा या मुख्य, तो संपूर्ण राज्य का शासन उसी के हाथ में था। मतलब ये एक तरह से प्रधानमंत्री की तरह होता था, पेशवा या मुख्य प्रधानमंत्री। तो मुख्य प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री, तो संपूर्ण राज्य के शासन का देखभाल ये करता था। फिर दूसरा होता था अमात्य या मजूमदार, तो राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था अमात्य या मजूमदार। फिर है मंत्री या वाक्यानवीस, तो राजा के दैनिक कार्यों को लेखाबद्ध करने का काम था इसका। फिर सचिव या सुरूनवीस, तो ये राजा के पत्रों की भाषा एवं शैली को ठीक करने का काम करता था, सचिव या सुरूनवीस। फिर है सुमंत या दवीर, जिसे विदेश मंत्री कहते हैं, तो राजा के संधि या युद्ध के बारे में सलाह देना इसी का काम था। सेनापति या सरे नौबत, तो सेना की भर्ती, संगठन, शिक्षा या रसद की व्यवस्था करना सब इसी सेनापति या सरे नौबत का काम था। पंडित राव विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था पंडित राव। और न्यायाधीश जो 8वां है, यह राज्य के समस्त दीवानी एवं फौजदारी मामलों का निपटारा करता था। कौन ये न्यायाधीश? सैन्य व्यवस्था कैसी थी शिवाजी काल में? शिवाजी की सेना का मुख्य भाग घुड़सवार और पैदल सेना थी। घुड़सवार 2 प्रकार के थे। एक था बरगीर, ये शाही घुड़सवार थे जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे, और दूसरा था सिलेदार, इन्हें घोड़े एवं शस्त्र स्वयं खरीदने पड़ते थे, तो सिलेदार को स्वयं खरीदने पड़ता था। फिर पैदल सेना भी था, तो नायक होता था पैदल सेना में 9 सैनिकों या पायकों का अधिकारी, और हवलदार होता था फिर 10 नायकों का अधिकारी। एक नायक में 9 सैनिक और 10 नायकों को मिला के एक हवलदार। और फिर जुमलादार एक होता था, 2 या 3 हवलदारों का अधिकारी होता था। फिर एक हजारी, 10 जुमलादारों का अधिकारी होता था। सरे नौबत, ये संपूर्ण पैदल सेना का प्रधान होता था। फिर है सैनिक को वेतन नगद दिया जाता था। इस मतलब आगे पॉइंट बोल रहा है कि सैनिक को वेतन नगद दिया जाता था। ये लास्ट ही पेज है। लगान व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य साधन चौथ और सरदेश मुखी को बनाया था। ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूले जाते थे। चौथ उस प्रदेश की वार्षिक आय का 1/4 भाग और सरदेश मुखी उस प्रदेश की आय का 1/10वां भाग होता था। फिर संभाजी के बारे में देखते हैं। तो 1680 से 1689 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्रों संभाजी एवं राजा राम के मध्य उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो गया। संभाजी 30 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा। वह अभिमानी, क्रोधी और भोग विलासी था। अपनी मृत्यु से पहले शिवाजी ने उसे पन्हाला के किले में कैद कर लिया था। संभाजी ने 1681 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दी थी। 21 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी और रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। आगे है राजा राम। तो राजा राम का जो काल है वो है 1689 से 1700 ईस्वी। तो राजा राम का राज्याभिषेक 1689 में रायगढ़ के किले में हुआ। उसने अपने को साहू का प्रतिनिधि माना और कभी गद्दी पर नहीं बैठा। उसने मराठों को जागीरें दी, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा मंडल या राज संघ का उदय हुआ। उसकी मृत्यु 1700 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है शिवाजी द्वितीय एवं ताराबाई, तो जो 1700 से 1707 ईस्वी तक का काल है। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। ताराबाई ने रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ के किलों को मुगलों से जीत लिया था। फिर आगे है साहू। तो साहू 1707 से 1749 ईस्वी तक के शासन काल काल को दिखाता है। 12 अक्टूबर
1707 में साहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? खेड़ा का युद्ध। किसके किसके बीच? साहू और ताराबाई के बीच, जिसमें बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू की विजय हुई। साहू ने 1708 ईस्वी में सतारा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शक्ति के दो केंद्र बने, एक सतारा जो साहू के मतलब अंदर था, दूसरा है कोल्हापुर जो ताराबाई के अंदर था। इन दोनों के मध्य शत्रुता का अंत 1731 में वरना की संधि के द्वारा हुआ। तो वरना की संधि और खेड़ा का युद्ध ये दो महत्वपूर्ण है। तो समाप्त हुआ। इसके बाद पॉलिटी का वीडियो नहीं हुआ तो आ जाएगा, और पॉलिटी के साथ साथ शायद आधुनिक भारत का वीडियो भी आएगा, और वीडियो अब जल्दी जल्दी आएगा। तो अगर वीडियो से मतलब देख के जा रहे हैं, थोड़ा मदद किया तो लाइक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।